नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम उत्तर प्रदेश विशेषांक की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दें और फिर हम आज की अपनी पहली क्लास शुरू करेंगे। बताना आपको इतना है कि ये जो क्लास है, ये क्लास मैंने शुरू की है हिंदी साहित्य की जो क्लास चल रही थी उसको बीच में रोककर, और उसको बीच में रोकने के पीछे के कुछ कारण हैं। वह क्लास ऐसी थी जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से तो वो महत्वपूर्ण थी ही, लेकिन वह उसके हिसाब से थोड़ी विस्तारित थी। वह उन लोगों के लिए ज्यादा थी जो अपनी समझ को बेहतर करना चाहते हैं, जो बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं। ये क्लास हमने शुरू की है स्पेशली इस उद्देश्य के साथ कि बहुत जल्द कुछ परीक्षाएं लगी हुई हैं जो उत्तर प्रदेश विशेषांक जिनमें खूब पूछा जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई, उसके बाद होमगार्ड्स और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत उपयोगी होने वाली है, खासकर आरओ, लेखपाल, सुपर टेट, यानी हर वह परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में होती है और जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब परीक्षाओं के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी एक और बात है जिसको मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं, जब से मैंने जिज्ञासा का प्रारंभ किया है। जिज्ञासा की खासियत यह है कि हम बातें ना के बराबर करेंगे और काम सबसे ज्यादा। कोई भी फालतू चीजें इन क्लासेस में उपलब्ध नहीं होगी, बिना किसी शोर शराबे के अध्ययन होगा। बहुत भीड़ भी हमें नहीं जोड़नी है। हमारा उद्देश्य है उन बच्चों तक पहुंचना जो वाकई में अच्छा मटेरियल पढ़ना चाहते हैं, अच्छा मटेरियल देखना चाहते हैं, और जो पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं इस बात के लिए कि उन्हें जल्दी से जल्दी सफलता मिले। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। बहुत सटीक तरीके से ये क्लासेस चलेंगी और हिंदी वाली क्लासेस की अपेक्षा इन क्लासेस की लेंथ थोड़ी बड़ी होगी। औसतन हमने जो बनाया है कि हम लगभग 1 घंटे की क्लास आपको रोजाना देंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई छोटा क्लास हो और 30-35 मिनट में एक टॉपिक अगर निपट रहा है, 40 मिनट में निपट रहा है, तो हम उस दिन उतनी बड़ी क्लास रखेंगे। सामान्यतः यह क्लास 1 घंटे की रहा करेगी। आपको करना इतना है कि रोजाना अगर आप ये श्रृंखला पूरी देख लेंगे तो मेरी ये गारंटी है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया है कि संपूर्ण सिलेबस को कवर करूं और कवर करते हुए भी इस बात को ध्यान रखूं कि पिछले वर्षों में कहां से प्रश्नों की तादाद ज्यादा रही है, वहां से मैं आपको ज्यादा बताऊं, और कहां से कम रही है वहां से उस तरह का बताऊं। यानी काफी गहन अध्ययन के बाद, चीजों को इधर उधर से तलाशने के बाद मैंने क्लासेस तैयार की हैं। तो आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि इस क्लास को अपने जो मित्र हैं उन तक शेयर कर दीजिए, उन्हें जिज्ञासा के बारे में बता दीजिए। खासकर उन मित्रों को जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जो बढ़िया पढ़ते हैं। उनको बताने से भी कोई फायदा नहीं जिनको रील रील देखनी होती है, या जिनको कुछ ऐसा मसाला चाहिए होता है जिससे वो हंस लें, जिन्हें उन्हें मजा आ जाए। ऐसा कोई मसाला देखने वाले लोगों को मत बताइएगा जिज्ञासा के बारे में, क्योंकि ना तो जिज्ञासा उनके लायक है और ना ही वो जिज्ञासा के लायक है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज अपनी पहली क्लास। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हेडिंग पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश भौतिक संरचना एवं जलवायु। यानी आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानना शुरू करेंगे। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, वो अवस्थित कहाँ है, उसके आसपास कौन से प्रदेश, कौन से देश पड़ते हैं, कौन सा पर्वत है, किधर से नदियां निकलती हैं, वो यानी उसकी जो सीमा है वह कौन कौन निर्धारित करता है, और उत्तर प्रदेश में जलवायु कैसी है। ये हमारा पहला टॉपिक आज का है। ये टॉपिक जितना भी लंबा होगा उसके हिसाब से, अगर ये 1 घंटे से बड़ा होगा तो हम 2 भाग में इसको लेकर के आएंगे, अगर 1 घंटे में ही हो जाएगा तो ये 1 घंटे में ही हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर दूं कि अगर आप पूरे मन से इन क्लासेस को केवल देख ही लेंगे, नोट्स नहीं भी बनाएंगे,
तो भी आप बहुत सारे प्रश्नों को हल करके आएंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न तथ्यात्मक होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो समझ पे आधारित होते हैं, जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप कर जाएंगे, रटना नहीं है उनको। तो अगर आप पूरे मन से इसको देख सुन लेंगे तभी पर्याप्त है। हालांकि मैं आपको अवसर दूंगा कि आप जब भी एक पेज हम पूरा समझा देंगे, बता देंगे, तो आपको हम थोड़ा सा समय देंगे 10-5 सेकंड का, जिसमें कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उस स्क्रीनशॉट से बाद में अपना नोट्स, अगर आप चाहें तो साथ साथ में नोट्स भी बनाते हुए चल सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और जलवायु से। और सबसे पहले प्रयास ये करूंगा कि मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूं, लेकिन अगर नहीं हो पाएगी तो आप स्क्रीनशॉट देते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई, यानी पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है उत्तर प्रदेश की, वो 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई है वह 240 किलोमीटर है। यानी अगर सही से हम देखें तो ये जो आकार, अगर हम ज्यामितीय रचनाओं के आधार पर आकार की बात करें तो एक आयत के आकार की इसकी आकृति है। हालांकि एग्जैक्ट आयत तो नहीं कह सकते, आपने उत्तर प्रदेश का चित्र देखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ज्यामितीय आधार पे हम देखें तो लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। तो इस तरह की एक रचना है, चतुर्भुजाकार है, जिसमें कि लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। लंबाई है 650 किलोमीटर और चौड़ाई है 240 किलोमीटर। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को लेकर के। तो क्षेत्रफल में दो प्रश्न आपके बन सकते हैं। एक तो प्रश्न ये बन सकता है कि आपसे एग्जैक्ट क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल है कितना, और दूसरा पूरे देश का जो क्षेत्रफल है उस पूरे देश के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कवर करता है। ये दो तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दो तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हमने दोनों को कवर किया है। उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यानी हम मोटा मोटा अगर कहें तो हम कह सकते हैं 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट आपको नहीं याद रहता तो लगभग 2.5 लाख किलोमीटर है, लेकिन अगर एग्जैक्ट आपको याद रखना है तो लास्ट वाली संख्या याद रखो, 928। 2.5 लाख के लगभग है, लास्ट में 928 आता है, तो आप क्लियर कर पाएंगे कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर संपूर्ण क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। और यह क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का 7.33% भाग कवर करता है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे 650 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है तो आप बताएंगे 240 किलोमीटर। अगर पूरा क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश देश के कितने क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है तो आपका उत्तर होगा 7.33%। ठीक, अब एक और प्रश्न आएगा, वह हो सकता है आपको क्रमागत रूप से रखने के लिए आ जाए और आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश में कौन से नंबर का प्रदेश है। इस तरह का भी प्रश्न। अब कौन से नंबर का है, छोटे नंबर का नहीं है, आपको पता है कि चौथे नंबर का है। तो एक प्रश्न उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से ही ये भी बन सकता है कि फिर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है। तो मैंने इस चीज को भी कवर करने का प्रयास किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और ये क्रम वाइज मैंने लिखे हैं। सबसे बड़ा राजस्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, उसके बाद दूसरे नंबर पे उससे छोटा मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और फिर महाराष्ट्र है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और चौथा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। चौथा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अब हमने एक चीज क्लियर कर ली, हमने सीधा सीधा इतना क्लियर कर लिया कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की उत्तर प्रदेश की लंबाई
650 किलोमीटर, चौड़ाई 240 किलोमीटर, पूरा क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश पूरे देश के क्षेत्रफल का 7.33% हिस्सा कवर करता है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में देश में सबसे बड़ा प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश जो है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से किन से घिरा हुआ है। यानी जैसे हम जहां रहते हैं तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारा पड़ोसी कौन है, और हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हमारा जो पड़ोसी है वह अच्छा है कि नहीं है। तो प्रदेश के भी पड़ोसी हैं। अब पड़ोसियों को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो इस तरह से डिवाइड किया है कि क्या हमारे प्रदेश का कोई ऐसा पड़ोसी है जो अपने आप में देश है, और फिर ऐसे पड़ोसी जो अपने आप में प्रदेश है, और ऐसे पड़ोसी भी जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम तीन भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा केवल एक देश को टच करती है। देशों को कई प्रदेशों को हमारे देश के कई प्रदेशों को टच करती है, लेकिन दूसरे केवल एक ही देश की सीमा को हमारे प्रदेश की सीमा टच करती है, और वह प्रदेश है नेपाल। ठीक, अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश किस देश की सीमा को स्पर्श करता है, या उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश की सीमा से सटी हुई है, लगी हुई है, तो आपका उत्तर होगा नेपाल। और केवल नेपाल ही ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। अब जब प्रदेशों की बात करेंगे तो प्रदेश कई आ जाते हैं। अभी हम आपको मैप दिखाएंगे और मैप के आधार पर भी बताने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश सबसे पहले, उत्तराखंड चूंकि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, बाद में अलग हुआ, ये आपको पता ही है। उसके बाद दूसरा प्रदेश आता है हिमाचल प्रदेश। ऐसे चल रहे हैं हम चल रहे हैं उत्तर से पश्चिम होते हुए, फिर दक्षिण और फिर पूर्व, इस तरह से चलेंगे। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा को टच करता है। दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखेंगे। दिल्ली कैसा है? केंद्र शासित है, दिल्ली को टच करता है। फिर नीचे जब आ जाएंगे तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद बिहार, और बिहार के बाद झारखंड, और इस तरह से कुल 9 प्रदेशों को टच करता है उत्तर प्रदेश। सीमा के आधार पर 9 प्रदेशों को। इन 9 प्रदेशों में से 8 प्रदेश है, यानी 8 तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? दिल्ली। जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वह मैं आपको बता दूं कहां गलती आपसे करवाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, और उसमें जो विकल्प रखा जाएगा वो विकल्प रखा जाता है स्पेशली कौन सा? पंजाब। तो पंजाब के बारे में याद रखेंगे। पंजाब ऐसा प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। वैसे भी ये मान लो कि कुल मिला के 9 हैं और अपने पड़ोस के ही हैं, तो आपको नाम भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद आगे बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद हरियाणा आ जाता है, दिल्ली को अभी हम काउंट नहीं करेंगे। नीचे आएंगे राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। इतने प्रदेश हैं। कुल मिला के आप मध्य प्रदेश याद रखो, उससे कटा हुआ एक प्रदेश, बिहार याद रखो, उससे कटा हुआ एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश याद रखो, उससे कटा हुआ एक प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड हो गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों मध्य प्रदेश और बिहार से कट के बने, तो 2 2 4 वो हो गए, एक उधर हो गया 5। उसके बाद आपको राजस्थान याद रखना है, 6 हरियाणा याद रखना है, 7 हिमाचल प्रदेश याद रखना है, 8 और दिल्ली हो गया 9वां, या फिर केंद्र शासित में एक इकलौता। अब ये तो हो गई राजनीतिक सीमाएं। राजनीतिक सीमाओं के बाद जब बात आती है तो हमें बात करनी होती है कि प्राकृतिक तौर पे उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। तो आपको पता है ऊपर हिमालय है, हिमालय की जो सबसे निचली श्रेणी है जिसकी ऊंचाई बहुत कम है, उस श्रेणी को नाम दिया जाता है शिवालिक। तो उत्तर में प्राकृतिक तौर पे उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करने वाली है हिमालय की शिवालिक श्रेणियां। ठीक, हिमालय की कौन सी श्रेणियां? शिवालिक श्रेणियां, यानी जो निचला हिमालय है जिसमें ऊंचाई कम है, वह प्राकृतिक तौर पर उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हरियाणा के साथ हमारी सीमा को अलग करने का काम करती है यमुना।
यमुना के उस तरफ हरियाणा है, यमुना के इस तरफ उत्तर प्रदेश है। तो पश्चिम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण पश्चिम में करती है यमुना और उत्तर में करती हैं हिमालय की शिवालिक श्रेणियां। अब अगर हम पूर्व में चले जाएंगे, दक्षिण और पूर्व में, तो दक्षिण और पूर्व में हमारी सीमाओं का निर्धारण करती है विंध्याचल श्रेणी, सोनभद्र के तरफ विंध्याचल श्रेणी। तो यही हमने अगला भी दिया है प्राकृतिक सीमाओं में। उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं जो हमें हमारी सीमाओं का निर्धारण करती हैं। दक्षिण और पश्चिम में यमुना और विंध्य श्रेणियां हैं। दक्षिण में विंध्य श्रेणियां हैं और पश्चिम में यमुना है जो हरियाणा के साथ हमें अलग करती है। अब जलवायु की एक लाइन में अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उपोष्ण मानसूनी है, या इसी को हम समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय कह सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हम एक बार उत्तर प्रदेश के मैप को देख जाएं और उत्तर प्रदेश के मैप को देख के इतना स्पष्ट कर लें कि कौन कौन से जिले कहां कहां हैं। तो आइए हम सबसे पहले मैप को देख लेते हैं। मैप आपके सामने है, एक बार गौर से इसको देख लीजिए, फिर मैं प्रॉपरली आपको बता देता हूं कि दरअसल इसको समझना आपको कैसे है। देखिए जरा इस स्थिति को जरा गौर से समझ लीजिए। मैं पतला पेन ले लेता हूं और संभवतः इस पे पीला ही अच्छा चलेगा। चलो पीला ही रखते हैं, ठीक है, ओके। देखो अभी हम प्राकृतिक सीमाओं की बात कर रहे थे, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पे हिमालय की शिवालिक श्रेणी है, हिमालय की शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, ठीक। ये प्राकृतिक निर्धारण है, हिमालय की शिवालिक श्रेणी इस तरह से, ठीक। यहाँ पे जो डिवीजन होता है ये वाला, ये हरियाणा के साथ डिवीजन करता है कौन, यमुना करती है, ठीक। और ये जो डिवीजन है ये वाला, ये कौन करता है, ये विंध्याचल करता है, विंध्याचल श्रेणी करती है, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा सा जो डिवीजन होता है, इधर एक चीज और है, अरावली भी है, अरावली भी है। इस तरह से जो प्राकृतिक डिवीजन है वो इस तरह से होता है। हिमालय की शिवालिक श्रेणी ये वाला क्षेत्र, ठीक। ये यमुना, शायद ये कम दिख रहा होगा, मैंने ज्यादा पतला कर दिया पेन, अब सही है, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे यमुना, अरावली और यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी। अब एक चीज क्लियर कर लो, आगे ये चीजें बहुत काम आने वाली है। इस तरफ की मिट्टियां, इस तरफ की कृषि सबकी लगभग एक जैसी होगी, ठीक। जलवायु एक जैसी होगी, तो उधर के जिले आपको एक एक जिला ना याद करना पड़े, तो ऊपर वाली पट्टी के जिलों के नाम याद कर लो। ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ये सहारनपुर है, जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये है सहारनपुर, ठीक। फिर उसके बाद ऊपर वाली पट्टी के सारे जिले, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये ऊपर वाले जिले हैं, ठीक। यहाँ की जलवायु और वो सारी चीजें लगभग एक जैसी रहेंगी। इधर आप देखेंगे जो हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के समीप का क्षेत्र है, उसमें बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ का कुछ भाग यहाँ पे लगता है, और फिर नीचे आ जाएंगे राजस्थान वाले और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये वाला वो क्षेत्र है जिसे आप कहते हैं, इधर वाला ये वो क्षेत्र है जिसे आप कहते हैं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। ये बुंदेलखंड के जिले हैं। अब इधर सबसे लास्ट में जो है उनमें कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, मऊ है, गाजीपुर है, ठीक, चंदौली है, और सबसे लास्ट में यहाँ पे सोनभद्र पड़ता है। बाकी जो जिले हैं वो बीच में पड़ते हैं। तो इस मैप को आप 2-3 बार बहुत गौर से देख जाइए, पढ़ लीजिए, ताकि बहुत सारे प्रश्न आपको रट्टाफिकेशन ना करना पड़े, वो रटने ना पड़े। आप प्रॉपर्ली दिमाग में एक बार इमेजिन करें कि कौन सा जिला कहाँ पे है। अभी मैं प्रयास करूंगा इसको थोड़ा सा एनिमेटेड बनाने का। अभी जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी मैं और भी मेहनत करूंगा, और वो इस पे निर्भर करेगा कि कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अगर ठीक ठाक लोग लाभान्वित हो रहे हैं तो मुझे भी लगेगा कि कम से कम मैं जो प्रयास कर रहा हूँ उससे ज्यादा
ज्यादातर लोगों को सफलता मिले, और जब ज्यादातर लोगों को सफलता मिलेगी तो उस सफलता के चक्कर में मैं भी आपके साथ और ज्यादा मेहनत करूंगा। प्रयास मेरा ये रहेगा कि हम आगे जो वीडियोज या मैपिंग जो करवाऊं मैं, वो एनिमेटेड करवा दूं, पीलीभीत आपको दिखे बाहर उभरे और फिर वहीं पहुंच जाए। तो इस तरह से एनिमेटेड बनाने का प्रयास करूंगा। हालांकि इस तरह से जब मटेरियल तैयार किया जाता है तो पढ़ाने में तो 2 ही मिनट लगेंगे, लेकिन उसको तैयार करने में घंटों लग जाते हैं। लेकिन निश्चित मानिए, अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और ये क्लास देखने वालों की संख्या अच्छी रहेगी और पूरी पूरी क्लास देखी जाएगी, केवल व्यूज बढ़ाने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। तो इस पूरी बात को अगर आप अपने मस्तिष्क तक ले जाते हैं, और मस्तिष्क तक ही नहीं, मस्तिष्क में रखते हैं, और रखने के बाद जब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन प्रश्नों का सही और सटीक जवाब भी दे करके आते हैं और आप सफल भी होते हैं, तब मैं मानूंगा कि जो प्रयास मैंने किया है वो ठीक दिशा में गया है। ठीक है, खैर हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अब यहां से ये मानो कि उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र तो बहुत ज्यादा है, जो थोड़ा बहुत है वहां से एक प्रश्न आपका बन सकता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हो सकता है कभी इस तरह का प्रश्न भी बन जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। हो सकता है कभी आपसे इस तरह का प्रश्न भी पूछ दिया जाए, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर। तो याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, उस शिखर का नाम है अमसोत चोटी। और अभी बिल्कुल किनारे पे मैंने आपको एक जिला दिखाया था, उसका नाम है सहारनपुर। तो ये जो अमसोत चोटी है ये सहारनपुर जिले में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर है, 957 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। सहारनपुर जिले में है, नाम है अमसोत चोटी, और ये अमसोत चोटी उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, नाम अमसोत चोटी शिवालिक पहाड़ी की श्रेणी में आती है, वो तो मैं बता ही चुका हूं कि ऊपर पूरा शिवालिक आता है। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप तथ्यात्मक तौर पे थोड़े मजबूत हो जाए। जबकि मैंने आपको दिखा दिया है कि यहां से यहां तक शिवालिक गई हुई है, तो वहां के जो भी जिले पड़ेंगे सब शिवालिक श्रेणी के तहत आते हैं। सहारनपुर में है और 957 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब प्रदेश की हमने बात कर ली, उनका क्रम जान लिया बड़े छोटे के आधार पर। अब हमें जो भौगोलिक रूप से, भौतिक रूप से जो चीजें समझनी है, क्षेत्रफल के आधार पर जो चीजें समझनी है, वहां से 2-3-4 प्रश्न बनेंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला कौन सा है। ये तो सामान्य से 2 प्रश्न हो गए। हो सकता है कभी प्रश्न पूछने वाले का मूड बदल जाए और वह उस प्रश्न को थोड़ा सा और टिपिकल बना दे, थोड़ा सा और कठिन बना दे। वो आपको 5 जिले दे दे या 4 जिले दे दे और आपसे कह दे कि बढ़ते हुए क्षेत्रफल के आधार पे इन्हें क्रम से लगाइए, या घटते हुए क्षेत्रफल के आधार पे इन्हें क्रम से लगाइए। इस तरह के भी प्रश्न। तो मैंने प्रयास ये किया है कि मैं आपको एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा जिला बताने के बजाय 5 सबसे बड़े, 5 सबसे छोटे, इस तरह से जिले बताएं। एक तो इस तरह का प्रश्न बनेगा। दूसरा इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले टच होते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों की सीमा हरियाणा प्रदेश की सीमा को छूती है, या उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले राजस्थान प्रदेश की सीमा को छूते हैं, या उत्तराखंड प्रदेश की सीमा को छूते हैं। तो इस पेज में हम इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्ट जो है वह है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले। तो सबसे पहले तो सर्वाधिक, और ये मैंने घटते हुए क्रम में बनाया है, ठीक, और ये वाला बढ़ते हुए क्रम में बनाया है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला है हापुड़। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब आपको याद ना रहे, सारे जिलों के नाम लिखिए, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा नाम है, हापुड़ सबसे छोटा नाम है, मात्र 3 अक्षरों का। तो हापुड़ सबसे छोटा है और लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। अब लखीमपुर खीरी के बाद दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा जिला जो आता है वह सोनभद्र है, नीचे मैंने दिखाया था। तीसरा हरदोई है, चौथा सीतापुर है और 5वां प्रयागराज है। ठीक है, ऐसे करके आप ऐसे भी याद रख सकते हैं
LSHS और P, LSHS P आपने खूब किया होगा। लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक, और राइट हैंड साइड RHS। तो ऐसे LSHSP, LSHSP ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। दूसरा, हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, शामली और बागपत। हापुड़ सबसे छोटा है, उससे बड़ा भदोही है, भदोही से बड़ा गाजियाबाद है, गाजियाबाद से बड़ा शामली है और शामली से बड़ा बागपत है। यानी इसको आप याद रखेंगे तो HBGSB, HBGSB और LSHSB इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, इस तरह के प्रश्न। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण आपकी यही दो बातें हैं, याद रखिए, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़ है। सबसे उत्तरी जिला मतलब सबसे ऊपर कौन है, अभी आपको मैं मैप में दिखा चुका हूं। सबसे ऊपर एक कोना निकला हुआ है, किसका, सहारनपुर का है, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया, सहारनपुर। दूसरा प्रश्न है कि सबसे दक्षिणी जिला, तो यहाँ नीचे की तरफ मैंने दिखाया था कि ये कोना निकला हुआ है, वो सबसे दक्षिणी है और वो है सोनभद्र। तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया, सोनभद्र। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। नेपाल से सटे जिले, अब इकलौता देश है नेपाल जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अब जो सीमाएं साझा करता है, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक जिले की ही सीमाएं होंगी, उसमें कई जिलों की सीमाएं शामिल होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कितने जिलों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। वो 7 जिले हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ये कुल मिलाकर के 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं। उत्तराखंड से लगे हुए जिलों की संख्या भी कुल कितनी है, 7 है। ये और आगे वाले जिले हैं, इनमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है। अब तीसरा प्रश्न, हरियाणा से सटे हुए जिले, इनमें एक जिला कम है, कितने, 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं, सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है और मथुरा है। अब एक चीज यहां क्लियर कर लो, सहारनपुर उत्तराखंड के साथ भी सीमा बनाता है और सहारनपुर हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां आके बनती है, सहारनपुर की खासियत क्या देखी आपने कि ये सहारनपुर जो है वह उत्तराखंड के साथ भी सीमा बना रहा है और हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है, दोनों प्रदेशों के साथ सीमा बना रहा है। अब अगला भी देखें और इसी तरह का है, उसको भी देख लें। दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले, दिल्ली से सटे हुए जिलों की संख्या है केवल और केवल 3। कौन सी, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है और बागपत है। ये 3 ऐसे जिले हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं। राजस्थान से सटे हुए जिले खूब पूछे जाते हैं क्योंकि इनकी संख्या केवल और केवल 2 ही है, आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश से सटे हुए जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो इस संख्या के आधार पर याद रखिएगा सबसे ज्यादा किस प्रदेश से हमारे प्रदेश के जिलों की सीमाएं टच करती हैं। तो मध्य प्रदेश से 11 जिलों की सीमाएं टच करती हैं। इसमें आगरा है, इटावा है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये अलग कर दो, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सारे के सारे जिले जो आप यहाँ तक देख रहे हैं ये सब बुंदेलखंड के जिले हैं। और आगरा और इटावा ये 2 अलग कर लो। तो इस तरह से 6 जिले, ये जो 6 जिले हैं वो हैं कहाँ के, बुंदेलखंड के, और 2 जिले ये हैं आगरा और इटावा, और प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, कुल मिलाकर के 11। बिहार से सटे हुए कुल 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जिनमें सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है। छत्तीसगढ़ से केवल एक जिला सटा हुआ है, सोनभद्र। झारखंड से केवल एक जिला सटा हुआ है, सोनभद्र। अब महत्वपूर्ण बात, सहारनपुर आपने देखा 2 प्रदेशों के साथ सीमा बना रहा था, ठीक। सोनभद्र की खासियत क्या है कि सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जो सर्वाधिक 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है सोनभद्र जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिमाग में ऐसे बैठा लो ताकि आप भूलें नहीं, मध्य प्रदेश और बिहार
इन दो के साथ सीमा साझा करता है, और दो ऐसे प्रदेश जो इन्हें काटकर ही नए बनाए गए उनके साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ वो इनसे ही बने हैं। ठीक, तो इनके साथ सहारनपुर से सटे तीन राज्य हैं, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। तीन राज्यों के साथ सहारनपुर अपनी सीमा बनाता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक रूप से सीमा का निर्धारण कौन करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने पहले ही आपको बताया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खूब पूछा जाता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य प्राकृतिक रूप से सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से सीमा का निर्धारण करती है यमुना नदी। ठीक है, प्राकृतिक तौर पे सीमा का निर्धारण यमुना नदी करती है। हो गया। अगला कुछ और फैक्ट है, उनको भी देख लो। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी स्पर्श रेखा वाला राज्य, तो सीधी सी बात है भाई, 11 जिले टच करते हैं मध्य प्रदेश की सीमा को, 11 जिले। तो सबसे लंबी तटरेखा भी, सबसे लंबी सीमा रेखा भी, स्पर्श रेखा भी कौन बनाएगा? मध्य प्रदेश बनाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी स्पर्श रेखा किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है, सहारनपुर। तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है? ललितपुर। आप देखते हैं कि नीचे ललितपुर इस तरह से निकला हुआ है, इधर 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 तीनों तरफ से मध्य प्रदेश है। प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, तो प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है ललितपुर। ये केवल और केवल एक जिले को टच करता है और उस जिले का नाम है झांसी। बिल्कुल एक पतली सी पट्टी जैसी आती है और उस पट्टी के सहारे सहारे ही ये आगे बढ़ता है। इस बात को मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं मैप में आप देख पाएंगे बहुत आसानी के साथ। देखो जरा, ये रहा आपका ललितपुर, ये ललितपुर है। ठीक है, अब ये ललितपुर है और ये ललितपुर है और ये यहां से ये झांसी को टच करता है। इसके अलावा ये प्रदेश के किसी भी जिले के साथ कोई अपनी सीमा साझा नहीं करता। और बाकी तीन तरफ, इधर भी और इधर भी, तीनों तरफ कौन सा प्रदेश पड़ता है? तीनों तरफ मध्य प्रदेश पड़ता है। तो इस बात का आप याद रखेंगे। ये खासियत है सोनभद्र की। ये टच करता है किसको किसको? बिहार को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को। ठीक, ये तीन प्रदेशों को, हिमाचल ऊपर की तरफ, हरियाणा इधर और उत्तराखंड इधर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, ये इनकी खासियत है। इन्हें आप बहुत गौर से और ध्यान से समझ लेंगे। अब इसके बाद इतनी बातें हमने कर ली, एक बार हम छोटा सा हल्का सा रिवीजन करते हुए चलें। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम एक बार धीरे से रिवाइज कर लें। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और यह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आती है कि उत्तर प्रदेश चौथे नंबर का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है। सबसे बड़ा राजस्थान है, राजस्थान से छोटा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से छोटा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छोटा हमारा प्रदेश है। हमारा प्रदेश केवल एक राष्ट्र के साथ, एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है और वह देश है नेपाल। इसके अतिरिक्त 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो 8 राज्य हैं, ऊपर से हम चलेंगे इधर से तो उत्तराखंड आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, हरियाणा आएगा, दिल्ली आएगा, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। कुल मिलाकर के इतने प्रदेशों के साथ हमारा प्रदेश सीमा साझा करता है, एक देश के साथ, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ और 8 राज्यों के साथ, इतने के साथ सीमाएं साझा करता है। जब हम प्राकृतिक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो उत्तर की ओर शिवालिक की श्रेणियां हैं, यानी हिमालय की जो निचली श्रेणियां हैं जिन्हें शिवालिक कहते हैं वो है। इधर यमुना है प्राकृतिक सीमा निर्धारित करने के लिए, अरावली की पहाड़ियां भी हैं, और इधर विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल की श्रेणियां हैं। ये प्राकृतिक तौर पे सीमाओं का निर्धारण करती हैं। इतना हमने देख लिया था। उसके बाद एक चीज हमने ये देख ली थी कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वोच्च शिखर है वो यहाँ है, सहारनपुर में है, जिसका नाम है अमसोत चोटी, अमसोत शिखर, जिसकी ऊंचाई है
957 मीटर, टोटल ऊंचाई 957 मीटर, और ये सहारनपुर जिले में पड़ती है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में है लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा है हापुड़। सबसे उत्तरी जिला पड़ता है सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला पड़ता है सोनभद्र। ये बात भी हमने कर ली थी। इसके बाद हमने नेपाल से कितने जिले सटे हुए हैं, मध्य प्रदेश से कितने जिले सटे हुए हैं, ये सारी बातें हमने कर ली थी। एक बात और स्पष्ट करनी थी, वह ये कि सबसे ज्यादा प्रदेशों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है अपना सोनभद्र, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सहारनपुर। सोनभद्र सीमा साझा करता है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ, और सहारनपुर अपनी सीमाएं साझा करता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ। ठीक है, इतना हमने क्लियर कर लिया था। और यहाँ पे हरियाणा के साथ प्राकृतिक तौर पे जो सीमा निर्धारित होती है वह यमुना नदी के द्वारा होती है। इतनी बातें हमने कर ली थी। अब हम थोड़ी सी बात, उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना कैसी है, इस बात को समझ लें। क्योंकि अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो हमारे जो आगे के चैप्टर आने वाले हैं, जैसे कि मृदा, तो उसे समझने में आसानी रहेगी। जब हम भूगर्भिक संरचना को समझ लेंगे तो मृदाओं को समझने में आसानी रहेगी, और जब हम मृदाओं को समझ लेंगे तो कृषि को समझने में आसानी रहेगी। जलवायु तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ही, तो जलवायु और मृदा जब हम दोनों को समझ लेंगे तो कृषि समझने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। तो कुल मिला के ये समझिए कि अगर आप इस सीरीज में कहीं बीच में जाकर के जुड़ेंगे तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ के आए होंगे। जब आप पहले चैप्टर से अंतिम चैप्टर तक जाएंगे, मैं पूरा विश्वास देता हूं कि यूपी पुलिस, होमगार्ड और यूपीएसआई की तो बात छोड़ दीजिए, इससे भी हायर क्लासेस की जो परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी इन सारी क्लासेस का निचोड़ ही आने वाला है। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया है कि पूरी तरीके से इसको फिनिश किया जाए, उतना लगभग उतना जितना एक यूपीपीएससी वाला अपनी तैयारी करता है, आरओ वाला तैयारी करता है, हम उस लेवल का लेके चल रहे हैं। लेकिन बहुत आसान बना करके, बहुत कठिन नहीं, ये बता करके नहीं हम बहुत कठिन पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि बहुत कठिन पढ़ा रहे हैं, बोले तो फिर रहने दो, ये मास्टर ठीक नहीं है, ये ज्यादा कठिन पढ़ाता है, और ज्यादा कठिन हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें तो पुलिस बनना है। तो ज्यादा कठिन नहीं है, बस सब सरल है, सही से। अच्छा, ईमानदारी से अभी तक, अब आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, अभी तक मैंने जितना बताया उसमें से कुछ ऐसा बताया जो आपको बाद में लिख के रट्टा मारना पड़ेगा। जितना मैंने बता दिया है उतना आपकी जुबान पे होगा, और बड़ी आसानी के साथ होगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। खैर, अब हम आते हैं भूगर्भिक संरचना पे। कमेंट करके बताओ भूगर्भिक संरचना पे। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस बात को समझने से पहले जरा हम थोड़े पीछे चलते हैं और भूगोल की एक अवधारणा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। भूगोल में एक व्यक्ति हुए थे, उनका नाम था हैरी हेस। ठीक, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये उन्होंने सिद्धांत दिया था, नाम था उनका हैरी हेस। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि पृथ्वी की सतह पर आकृतियों में बदलाव होता रहता है, और उन आकृतियों में बदलाव इस कारण होता रहता है क्योंकि पृथ्वी के सतह के नीचे कुछ दीर्घकालिक बल काम करते हैं, कुछ प्लेट्स होती हैं जिनमें खिसकाव होता रहता है। कभी दो प्लेटें पास की ओर आती हैं तो बीच का हिस्सा उठ जाता है, वहां पर्वत का निर्माण हो जाता है। कभी दो प्लेटें दूर दूर जाती हैं तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की सतह फट जाती है, तो वहां पे घाटी का निर्माण हो जाता है। ये थ्योरी दी गई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक मोटा मोटा तरीका बनाया गया वो ये बनाया गया कि पूरे विश्व में पहले एक स्थलमंडल था। अगर ये ग्लोब है पूरा, तो इस पूरे ग्लोब में एक स्थलमंडल था, बाकी चारों तरफ हर जगह जल ही जल था। जो स्थलमंडल था इसको बोला गया था पेंजिया। जो स्थलमंडल था उसको बोला गया पेंजिया। बाद में ये पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया, टूट गया। ठीक, दो भागों में विभक्त हो गया और टूट गया, तो जो ऊपरी भाग था, उत्तरी भाग, उसका नाम पड़ा अंगारा लैंड, उसको कहा जाता है अंगारा लैंड। और जो निचला भाग था
उसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। बाद में यही बल जब दूसरे तरीके से काम करना शुरू हुआ तो यही बल इन दोनों को फिर पास लाया, फिर समीप लाया, और जब फिर समीप लाया तो जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, निचला वाला हिस्सा, वह निचला वाला हिस्सा जाकर के ऊपर अंगारा लैंड में जुड़ गया। तो जो उत्तर प्रदेश पड़ता है वो गोंडवाना लैंड वाले हिस्से में पड़ता है, यानी टूटा हुआ जो निचला नीचे वाला भाग था, इसका एक भाग है उत्तर प्रदेश। ठीक। विंध्य क्रम की शैलें प्री कैम्ब्रियन युग की है। महत्वपूर्ण बात, सोनभद्र में जो विंध्य श्रेणी है, जो विंध्य के पर्वत हैं, उनकी खासियत यह है कि उनका निर्माण हिमालय के निर्माण से भी पहले हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल की है, वो बहुत पुरानी है, हिमालय के निर्माण से पहले भी उनका निर्माण हो चुका था। गंगा यमुना का विस्तृत मैदान प्लिस्टोसीन युग में निर्मित होना शुरू हुआ था और जिसका निर्माण निक्षेपों द्वारा अभी भी जारी है। तो गंगा यमुना का जो बीच का क्षेत्र है, दोआब, वो जो मैदान है, उस मैदान का निर्माण अभी भी धीरे धीरे हो रहा है। हर साल उस पर बाढ़ आती है, निक्षेप आते हैं, और वो हर साल अभी भी बढ़ रहा है। इस मैदान में संचित काप निक्षेपों से प्राचीन निक्षेपों को बांगर और नवीन निक्षेपों को खादर कहते हैं। अभी आप जब मिट्टियां पढ़ेंगे तो इस चीज को समझेंगे। ऐसा समझिए, पहले तो आप मिट्टी के निर्माण को समझ लो, थोड़ी आसानी रहेगी। मिट्टी का निर्माण अपर्दन और अपक्षय के स्वरूप होता है। जो शैलें होती हैं, जो पत्थर होते हैं, पहले उनमें अपक्षय होता है, यानी वो टूटते फूटते बिखरते हैं, और फिर अपर्दन होता है। अपर्दन का मतलब या तो उन्हें वायु उड़ा करके ले जाती है कहीं दूसरी जगह, जो टूटा फूटा मलबा है, कचरा है, या फिर जो जल है वह बहा कर ले जाता है दूसरी जगह, और इससे वो नई बनी मिट्टी जहां पे इकट्ठी होती है वहां मृदाओं का निर्माण होता है। तो गंगा का जो क्षेत्र है, गंगा की जो काप मिट्टी बहा के लाई जाती है, उस मिट्टी में जो बहुत पहले मिट्टी लाई गई थी, यानी पहले जहां पे बाढ़ आती थी लेकिन अब वहां बाढ़ नहीं आती, तो उस जगह पे जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं बांगर। और जो नई जहां पे हर साल अभी भी बाढ़ आती है वहां पे बोलते हैं खादर। ठीक है, इतना याद रखेंगे। गंगा और यमुना नदियां अपने अपने प्रवेश के शुरुआत में कंकड़ पत्थर और मोटे बालू का निक्षेप करती हैं और इसको भावर क्षेत्र कहा जाता है। इसके नीचे महीन अवसादों वाले क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। दो बातें मोटी मोटी ऐसा समझो कि जब किसी वाटर सोर्स से, पानी के स्रोत से पानी निकलता है, हिमालय से पानी आ रहा है ऊपर से बहुत तेजी के साथ, उत्तर प्रदेश कहां शुरू होता है? शिवालिक श्रेणियों से। शिवालिक श्रेणियां कैसी हैं? नीची हैं। कितनी नीची हैं? जैसे हिमालय की जो हाईएस्ट चोटी है वो अप्रोक्सीमेट 9 किलोमीटर ऊंची है, 8,848 मीटर। लेकिन शिवालिक श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वो केवल 1 किलोमीटर 957 मीटर की है। तो बहुत अंतर आ जाता है, ढाल उतना तीक्ष्ण नहीं रहता। तो जहां पे ढाल कम हो जाता है वहां पे ऊपर से जो बड़े बड़े पत्थर भी लुढ़कते हुए चले आ रहे थे वो रुक जाते हैं, लेकिन छोटा वाला जो कण है वो अभी भी आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो जहां पे बड़े बड़े कण रुकते हैं उसको बोलते हैं भाबर क्षेत्र। यानी यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपरी हिस्से पर पाया जाता है। सबसे ऊपरी हिस्से पे कौन सा क्षेत्र होगा? भाबर क्षेत्र। फिर उसके ठीक बाद जहां पे छोटे छोटे कणों ने मिट्टी बनाई है उस क्षेत्र को कहते हैं तराई। ठीक, सबसे ऊपर वाले क्षेत्र को भाबर कहते हैं और उसके नीचे वाले क्षेत्र को तराई कहते हैं। 3-4 बातें। जहां पहले बाढ़ आती थी अब नहीं आती वो बागर क्षेत्र, जहां अब भी बाढ़ आती है वो खादर क्षेत्र, जहां पे बड़े बड़े पत्थर बहा के लाए जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं वो भाबर क्षेत्र, ये ज्यादा ऊंचाई पे होगा, और जहां पे छोटी छोटी रेत वो इकट्ठी हो जाती है उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। ये महत्वपूर्ण बात भूगर्भिक संरचना से संबंधित होगी। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, हम पूरे प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं, केवल 3। एक ये क्षेत्र, दूसरा ये क्षेत्र और तीसरा ये क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। इन तीनों क्षेत्रों के नाम क्या है जरा इनको देख लो। उत्तर प्रदेश को, अब एक प्रश्न तो आपका यही बनता है भाई, एक प्रश्न तो केवल और केवल इतना बनता है कि उत्तर प्रदेश को भौगोलिक दृष्टिकोण से कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? एक प्रश्न सीधा सीधा यही बन जाता है। तो उस प्रश्न का जवाब होगा कि कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं?
तीन भौगोलिक क्षेत्र हैं। सबसे पहले है उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र। अब इनके जिले आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं पहले ही मैप दिखा चुका हूं और बता चुका हूं कि ऊपर 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 जितने जिले हैं वो सारे जिले किस क्षेत्र में आएंगे, भाबर और तराई क्षेत्र में आएंगे। यहां से शुरू होंगे, सहारनपुर से और महाराजगंज तक जाएंगे, ठीक, महाराजगंज तक, इतनी दूर तक ये सब जाएंगे उसी में। तो ये ऊपर का क्षेत्र जहां ये ऐसी लाइनें बनी हुई हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा है, ये भाबर और तराई क्षेत्र है। इसमें जो सबसे ऊपर का क्षेत्र है वो भाबर का है, जो नीचे का क्षेत्र है वह तराई का क्षेत्र है। ऊपर जहां मोटे मोटे कंकड़ पत्थर है वह भाबर क्षेत्र है, और उसके नीचे वाला ये वाला जो क्षेत्र है वह तराई क्षेत्र है। जो बीच का क्षेत्र है ये बीच का क्षेत्र कहलाता है मध्य का मैदानी क्षेत्र। और फिर ये नीचे जहां पे मध्य प्रदेश और राजस्थान का प्रभाव शुरू हो जाता है इसको बोलते हैं पठारी। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में तीन हिस्से हैं, एक पठारी भाग है, एक मैदानी भाग है और एक पर्वतीय भाग है, और उस पर्वतीय भाग को नाम दिया गया है भाबर एवं तराई क्षेत्र। ऊपर वाला भाग उत्तर में भाबर और तराई क्षेत्र, दक्षिण में पठारी क्षेत्र और मध्य में मध्य का मैदानी क्षेत्र। ये चीजें अगर आपके दिमाग में रहेंगी, अब यहाँ की फसलें, इन सारे जिलों की फसलें लगभग एक जैसी होंगी, यहाँ की फसलें लगभग एक जैसी होंगी, यहाँ पे होने वाली बारिश, यहाँ पे होने वाली बारिश लगभग एक जैसी होगी। तो अगर ये सारी चीजें आप दिमाग में मैप के आधार पर रख लेंगे तो आपकी बारिश भी अपने आप क्लियर हो जाएगी, आपकी फसलें भी अपने आप क्लियर हो जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। इस बात को एक बार फिर मैं बहुत साधारण से शब्दों में बता रहा हूं, समझ लीजिए। अगर आप ऐसे मान लें कि उत्तर प्रदेश की जो संरचना है वह कुछ इस तरह से है, इस तरह से मान लें, इस तरह से उत्तर प्रदेश की संरचना है। तो इसमें आप एक चीज समझ लीजिए, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर का क्षेत्र, ये यहाँ ऊपर पर्वत है, हिमालय है, तो ये पर्वतीय है, ठीक, ये पर्वतीय है। ये वाला जो नीचे का क्षेत्र है इसकी खासियत ये है नीचे वाले क्षेत्र की कि इधर मध्य राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश है। ये कैसे क्षेत्र हैं, ये पठारी क्षेत्र है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कैसा हो गया, पठारी, और ये बीच का क्षेत्र कैसा है, ये है मैदानी। अब ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें दो चीजें हैं। जो ऊपर का क्षेत्र है, ऊपर इसको बोलते हैं हम भाबर, ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर से बना है, यानी यहाँ जो कंकड़ पत्थर हैं वो कैसे हैं, बड़े बड़े हैं, और ये महीन बालू के कणों से बना हुआ है, इसको बोलते हैं तराई। अब जहां पे बड़े बड़े पत्थर हैं, निश्चित तौर पे एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे जो कृषि होगी वो बेकार होगी, हो ही नहीं पाएगी। यहाँ की जो कृषि होगी वो ऐसी कृषि होगी जिनकी जड़ें मजबूत होंगी। तो यहाँ पे गन्ना वगैरह खूब होता है। अभी आगे आप पढ़ेंगे तो ये सब चीजें बहुत आसानी के साथ आपकी क्लियर होती चलेंगी। और यहाँ पे जो बातें मैं बता रहा हूँ इनका दरअसल महत्व क्या है, ये जब ये चैप्टर क्लियर होने के बाद मैं 30, 40, 50 प्रश्नों की एक सीरीज करवाऊंगा, आपको 30, 40, 50 प्रश्न हल करवाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी। तब आपको ये बात क्लियर होगी। अभी हो सकता है ये स्पष्ट ना हो रहा हो कि ये इतनी महत्वपूर्ण चीज कैसे होगी। अब हम एक एक करके जिनके बारे में अभी तक हमने बात की है इन सब पे एक एक करके बात अगले वीडियो में करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। पहला भाग जिसमें हम आज उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने मोटे तौर पे उत्तर प्रदेश को भौतिक रूप से, भौगोलिक रूप से तीन भागों में बांटा है। पहला उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा मध्य का मैदानी क्षेत्र और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। मोटी मोटी राजनीतिक तौर पे कौन कहाँ प्रदेश क्या है कैसा है इस पे हमने बात कर ली, मोटे मोटे तौर पे इन चीजों के बारे में बात कर ली। अब तराई, भाबर, मैदानी और पठारी क्षेत्रों के बारे में हम अगले वीडियो में और भी विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल जिज्ञासा। बहुत बहुत धन्यवाद।